नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, आज फिर आप लोगों के साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि पूर्व के वीडियोस में हम लोग देख ही चुके हैं कि ऐतिहासिक विचारधारा के मुख्य रूप से दो विधिवेत्ता रहे हैं, जिनके बारे में हम अपने सिलेबस के अनुसार भी जानकारियां प्राप्त करते हैं। सेविग्नी महोदय के बारे में पूर्व के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त कर ही चुके हैं। आज हम लोग सर हेनरी मेन, जो ऐतिहासिक विचारधारा के दूसरे महत्वपूर्ण विधि शास्त्री रहे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ कि पूर्व के सभी वीडियोस आप लोगों ने सुन लिए हैं और उनमें दी हुई जानकारी आप लोगों को काफी हद तक समझ भी आ चुकी है। कोई डाउट हो तो आप लोग हमेशा संपर्क मुझसे कर ही सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सर हेनरी मेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। सर हेनरी मेन, जिन्हें हम साधारणतया इस नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है सर हेनरी समनर मेन। इनका काल 1828 से 1888 तक का रहा। Actually, Maine made a comparative study of legal institutions of various communities and laid down a theory of evolution of law. मेन महोदय ने दरअसल विभिन्न समुदायों में जो अस्तित्व में विधिक संस्थाएं थी, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने विधि के क्रमिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत की भी प्रतिपादना की। His method was a great improvement on historical school. इनका ये जो तरीका था, ये ऐतिहासिक विचारधारा के पूर्व के जो विधिवेत्ताओं के द्वारा रीतियां अपनाई गई, उनसे कहीं अधिक उन्नत था। And yielded fruitful results. और उसके बहुत ही फलदायी परिणाम रहे। He is known as the propounder of British historical school. इन्हें ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। He made valuable contribution to legal philosophy by way of historical comparative method. इन्होंने विधिक दर्शन में ऐतिहासिक तुलनात्मक रीति के माध्यम से बहुमूल्य योगदान दिया था। बहुत ही कम उम्र की आयु में ये प्रोफेसर ऑफ सिविल लॉ की तरह कार्य कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। इन्होंने 1861 से 1869 के बीच में काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन लॉ मेंबर की तरह भी कार्य किया। He also chaired historical and comparative jurisprudence in Corpus Christi College, Oxford. He held the distinguished post of the Master of Trinity Hall, Cambridge, and his main contributions in jurisprudence are ancient law, village communities, early history of institutions, dissertation on early law and customs. याद रखिएगा कि सर हेनरी मेन के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनको न्यायालयों में भी प्रामाणिक तौर पर माना जाता है, रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। खास तौर से हिंदू लॉ से संबंधित जो विधि है और जो कस्टम्स रहे थे पूर्व में, उनके बारे में इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो वहां किसी दिन बैठ करके उसको देख सकते हैं। तो इनके द्वारा ये जो किताबें लिखी गई थी, इनको प्रामाणिक तौर पे न्यायालयों में भी प्रस्तुत किया जाता रहा है। जब हम लोग सर हेनरी मेन के द्वारा जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने सेविग्नी से ऐतिहासिक तरीका तो लिया था, परंतु उन्होंने सेविग्नी से काफी आगे बढ़कर विधि का अध्ययन किया। वे ये स्वीकार करते हैं कि विकास उन्नति का पर्यायवाची नहीं है और ना ही परिवर्तन हमेशा बेहतर के लिए होता है। उनके अनुसार फिर भी सभ्यता का तात्पर्य विधायन है, यानी लेजिस्लेशन है, और यदि विधायन द्वारा सभ्यता नहीं चलाई जाती है तो यह कार्य न्यायाधीशों द्वारा संपन्न होना चाहिए। हालांकि न्यायाधीशों द्वारा यह कार्य कम दक्षता पूर्वक संपन्न किया जाता है, ऐसा उनका मानना रहा है।
जब हम उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि मेन ने विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं के विकास को एकत्रित किया था, उनका वर्गीकरण किया और साथ ही साथ उनसे संबंधित सामान्य निष्कर्ष निकालना अपना लक्ष्य माना। और इस आशय के लिए उन्होंने समाज को प्राथमिक और विकासशील समाज की संस्थाओं के रूप में रखकर तुलनात्मक अध्ययन किया। तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए समाज को दो भागों में वर्गीकृत किया था। पहला, ऐसा समाज जो कि स्टैटिक है यानी स्थिर है, स्टैटिक सोसाइटी यानी स्थिर समाज, और दूसरा प्रोग्रेसिव सोसाइटी यानी कि विकासशील समाज। उन्होंने अपने अध्ययन में दोनों समाजों में जो प्रारंभिक विकास था वह समान पाया। दूसरे शब्दों में उनके अनुसार दोनों तरह के समाज समान विकास के सोपानों से गुजरते हैं। तो ये विकास किन चरणों में होता है उनको देख लेते हैं। मेन महोदय के अनुसार तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मेन महोदय के अनुसार लीगल फिक्शन यानी विधिक मिथक क्या है, इक्विटी से उनका क्या अर्थ है और लेजिस्लेशन को वो किस प्रकार से देखते हैं। तो उन्होंने जो ये कहा कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी यानी विकासशील समाज जो है वो इन 3 चरणों के माध्यम से आगे भी विकास करता रहता है, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा लीगल फिक्शन यानी कि विधिक मिथक होता है। उनके अनुसार लीगल फिक्शन इज दैट बिलीफ which helps in changing the law. विधिक मिथक ऐसी धारणा है जो विधि में परिवर्तन लाने में सहयोगी होती है। दरअसल मेन महोदय ये कह रहे हैं कि ये ऐसी धारणा होती है जो ये छिपाने का प्रयास करती है कि विधि का नियम तो दरअसल बदल गया है। उन्होंने इसको जब स्पष्ट किया तो आगे कहा है कि विधिक मिथक के माध्यम से यह आभास देते हुए कि विधि तो पहले जैसी ही है, पूर्ववत ही है, परिवर्तित आवश्यकताओं के साथ विधि दरअसल बदल भी जाती है। अब ये कैसे होता है? तो साधारणतया हम अगर इसे यूं देखें कि विधि का शब्द तो वही रहता है, किंतु उसका जो प्रवर्तन है वह किसी रूप में परिष्कृत हो जाता है। स्टोन महोदय के अनुसार fictions are the swaddling clothes of legal change. मिथक विधिक परिवर्तन को वस्त्रावृत करने वाला कपड़ा है। दरअसल विधि के विकास में इसका विशेष महत्व रहता है। हम लोग सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में एक लीगल फिक्शन एग्जिस्ट करता है और वो ये है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। राजा मर गया है, राजा चिरायु हो। ये एक विधिक मिथक है। इसी प्रकार से हम लोग ये भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू देव प्रतिमा को विधिक व्यक्ति माना गया है ना? तो दरअसल उससे संबंधित जो संपत्ति है या उसका जो भी कार्य किया जाना है तो उसके संबंध में देव प्रतिमा को हम विधिक व्यक्ति मानते हैं और उसका जो भी कार्य किया जाना है उसकी तरफ से वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया जाएगा, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हम देव प्रतिमा को विधिक व्यक्ति तो मानते हैं लेकिन उसे एक माइनर के रूप में यानी एक बालक के रूप में देखते हैं। इसके बारे में जूरिस्प्रूडेंस में आगे हम लोग और भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हमारे लिए ये जानना पर्याप्त है कि सर हेनरी मेन के अनुसार जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है वो चौथे चरण के बाद यानी कोडिफिकेशन के बाद आगे सबसे पहले लीगल फिक्शन के माध्यम से यानी विधिक मिथक के माध्यम से बढ़ती है। उसके बाद मेन महोदय का कहना है आती है इक्विटी यानी कि साम्या। साम्या दरअसल
थोड़ी और विकसित अवस्था में प्राथमिक विधि में परिवर्तन के लिए उच्च पवित्रता वाले सिद्धांतों के रूप में अपनाई जाती है. इट इज अडॉप्टेड एज हायर प्रिंसिपल्स हायर टू द प्राइमरी लॉ. इन्हें उच्च सिद्धांतों के रूप में अपनाया जाता है. ऐसे सिद्धांत जो कि प्राथमिक विधि से उच्चतर है. ठीक है. अब साम्या का कार्य दरअसल जो पहले से स्थित विधि है उसका विरोध करना नहीं होता, बल्कि उसकी सहायता करना होता है. आप लोग जब ट्रस्ट इक्विटी का अपना पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आप जान लेंगे कि किस तरह से विधि की कठोरता, उसके अगर कहीं अन्याय है विधि के अंतर्गत तो उसे दूर करना, विलंब और अन्य असुविधाओं को दरअसल दूर करने के लिए इक्विटी यानी साम्या के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता रहा है. भारत में राज्य के विरुद्ध वचनात्मक विबंध एस्टॉपल जो हम लोग देखते हैं वो इसी साम्या के सिद्धांत का उदाहरण है. आप लोग जब एविडेंस पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी आपको मिल सकेगी. और उसके अलावा जैसा मैंने पूर्व में कहा, ट्रस्ट इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाला आप लोग जब अपना विषय पढ़ेंगे तो उसमें इक्विटी का क्या स्थान है और ये विधि को किस तरह से मदद करती है उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. मेन महोदय के अनुसार विधायन अंतिम प्रभावकारी तरीका है जो आसानी से और जल्दी से विधि में परिवर्तन अपेक्षित करता है. It is the last effective way which expects to change the law with ease and speed. मेन महोदय के अनुसार वर्तमान समय की जटिलताओं को सुलझाने, नई आवश्यकताओं की पूर्ति और नए सुधारों की अपेक्षा के कारण विधायन का महत्व दरअसल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. आशा करती हूं कि मेन महोदय के अनुसार ये जो लीगल फिक्शन, इक्विटी और लेजिस्लेशन के बारे में बात कही गई वो स्पष्ट हो गई होगी और आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि कोडिफिकेशन के बाद में जो चौथा चरण है, जो स्टैटिक समाज और प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दोनों में 4 चरण समान रहने के बाद जो विकासशील समाज है वो किस प्रकार से विधिक मिथक, साम्या और विधायन के माध्यम से आगे भी विकसित होता रहता है. ये समझ गए होंगे. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्लाइड में मैंने स्टेटस यानी परिस्थिति लिखा हुआ है और उसके बाद में कुछ हम लोग एक्सप्लेनेशन के रूप में इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे. हम लोगों के लिए जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि सर हेनरी मेन ने यूं तो विधि के क्रमिक विकास के बारे में अध्ययन किया ही था, विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं में किस तरह से विधि का विकास हुआ ये उन्होंने पूरा का पूरा तुलनात्मक रूप में अध्ययन किया था. तो उन्होंने एक बात तो ये पाई थी कि समाज चाहे कैसा भी हो, यानी स्थिर समाज स्टैटिक सोसाइटी या फिर प्रगतिशील समाज यानी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, उनमें जो प्रथम 4 चरण हैं वो तो दोनों में ही बराबर रूप में चलते हैं. स्टैटिक सोसाइटी जो है चौथे चरण के बाद आगे विकास नहीं करती है, जबकि प्रगतिशील समाज लीगल फिक्शन, इक्विटी और लेजिस्लेशन के माध्यम से आगे भी विकास करता रहता है. साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज पाई जो कि समान रूप से स्टैटिक सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में अस्तित्व में थी. और उन्होंने ये पाया कि दरअसल प्रारंभिक स्थिति में स्थिर तथा विकासशील दोनों ही समाजों में व्यक्ति की विधिक दशा परिस्थिति या हैसियत के अनुसार निश्चित होती थी. कि किसी व्यक्ति का समाज में क्या स्थान है, क्या हैसियत है, उस पर आधारित होती है. तो सर हेनरी मेन ने यह पाया कि स्थिर समाज में समुदाय के सदस्यों के अधिकार और दायित्व उसके किसी समुदाय के किसी विशिष्ट समूह से संबद्ध होने पर निर्भर होते हैं. Sir Henry found that in the static society,
the rights and liabilities of a member of the community depend upon his belonging to a particular group in the community. कि वो कम्युनिटी के किस विशिष्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, उसी पर आधारित होकर के ये निश्चय किया जाता है कि एक व्यक्ति के विधि के अंतर्गत क्या राइट्स और लायबिलिटीज हैं, यानी उसका जो स्टेटस है, प्रास्थिति है, वह निश्चित होती है. However, he found that in the progressive society, the idea of status is disintegrated. उन्होंने ये पाया कि विकासशील समाज में प्रास्थिति का विघटन हो जाता है. There is a gradual dissolution of family dependency and the growth of individual obligation comes at its place. उन्होंने पाया कि धीरे धीरे पारिवारिक निर्भरता भंग हो जाती है तथा व्यक्ति के दायित्वों का स्थान प्रास्थिति के स्थान पर हो जाता है. ठीक है. The individual is steadily substituted for the family as the unit of which civil laws take into account. उनके अनुसार परिवार के स्थान पर व्यक्ति की स्वयं की प्रतिस्थापना हो जाती है, जिसे कि सिविल विधि एक इकाई के रूप में मानता है, यानी उस पर विचार करता है. तो उन्होंने ये एक यूनिवर्सली पाया कि जो स्टैटिक सोसाइटी है उसमें तो एक व्यक्ति के जो अधिकार और दायित्व हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह किस समुदाय के किस समूह का सदस्य है. और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ये जो प्रास्थिति है, जो स्टेटस है, ये विघटित हो जाता है और धीरे धीरे पारिवारिक निर्भरता के स्थान पर व्यक्तियों के दायित्व आ जाते हैं, स्वयं व्यक्ति के दायित्व आ जाते हैं और परिवार के स्थान पर व्यक्ति की प्रतिस्थापना होती है, जिसका कि दरअसल सिविल विधि एक इकाई के रूप में विचार करता है. और इसी कारण से उन्होंने अपना जो बहुत ही फेमस कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, स्टेटमेंट दिया that the movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. अब तक प्रगतिशील समाजों का संचलन प्रास्थिति से संविदा की ओर का रहा है. ठीक है. ध्यान रखिएगा कि कई बार एग्जाम्स में केवल ये सेंटेंस ही दे दिया जाता है और इसके बारे में एक्सप्लेन करने को कहा जाता है कि ये किसने कहा था और उसको आप विश्लेषणात्मक रूप से स्पष्ट करिए. कई बार इस तरह से भी प्रश्न आता है. So please remember that Sir Henry Maine has said that the movement of progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. अब तक प्रगतिशील समाजों का संचलन प्रास्थिति से संविदा की ओर रहा है. उनका ये मानना था कि जो स्टैटिक सोसाइटी होती है उसमें तो क्योंकि कोई व्यक्ति किसी समुदाय के किसी विशिष्ट समूह का सदस्य है, इस कारण से उसके अधिकार और दायित्व निश्चित होते हैं. लेकिन प्रोग्रेसिव सोसाइटी में परिवार का स्थान व्यक्ति स्वयं ले लेता है और इसी कारण से व्यक्ति के स्वयं के अधिकार और दायित्व अस्तित्व में आ जाते हैं, जिन्हें की सिविल विधि भी एक इकाई के रूप में मानता है और उन पर विचार करता है. और इस कारण से वो कहते हैं कि दरअसल जो प्रगतिशील समाजों का संचलन है वह प्रास्थिति से संविदा की ओर का रहा है ना. कॉन्ट्रैक्ट लोग अपने आप से करने लगते हैं. सो ही सेज द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिदरटू वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उनके अनुसार अब तक, कब तक? जब तक कि उनका अध्ययन रहा है, जब तक का भी रहा है. ठीक है. इसके बारे में विस्तार से हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी कि मेन महोदय का ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत क्या विशेष योगदान रहा और साथ ही साथ इनके संबंध में जो अन्य विधि शास्त्रियों ने आलोचनाएं की थी वो क्या रही. ठीक है. आप लोग सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का भी, और पढ़ाई जरूर करते रहिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.